स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था आज उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। और पार्ट सेकंड में ये पूरा चैप्टर आपका खत्म करवा दिया जाएगा। तो इसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका कंटेंट है यानी कि जो आपका चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर दिव्यांग, तो इसमें कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी डिसऑर्डर हो गया था हमारा, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी ये हो गया था, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हो गए थे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स यानी कि जो अक्षमता शिष्टाचार होता है वो हमें पढ़ना है। और स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो ये दो जो टॉपिक्स हैं ये हमें पढ़ने हैं। हिंदी में भी बता देता हूं। अक्षमता की अवधारणा हमने पढ़ ली थी, अक्षमता के प्रकार पढ़ लिए थे, विकार के प्रकार पढ़ लिए थे, अक्षमता शिष्टाचार आज हमें पढ़ना है। और दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनको निर्धारण करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए वो हम आज के इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है अक्षमता शिष्टाचार। ठीक है, तो इसका मतलब समझेंगे हम क्या होता है अक्षमता शिष्टाचार, डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स। तो इसका जो मतलब होता है वो कुछ इस तरीके से है कि किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति से वार्तालाप और व्यवहार, ठीक है, जिससे अक्षम व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति से संबंध स्थापित करने में अच्छा लगे। मतलब जो अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो अक्षम है, उसके साथ हम ऐसा वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन करें, ऐसी उनसे बातचीत करें, ऐसा उनके प्रति हम अपना बिहेवियर रखें जिससे सामने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, जो डिसेबल व्यक्ति है उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो। सिंपल भाषा में कहें तो जो अक्षम व्यक्ति होता है यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उसके साथ हम नॉर्मल व्यक्ति की तरह व्यवहार करें, यही अक्षमता शिष्टाचार कहलाता है। मतलब उनको हम अलग नजरिए से ना देखें, उनको भी हम नॉर्मल लोगों की तरह ही समझें। अगला टॉपिक है जो अक्षमता शिष्टाचार है, इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो आता है हाथ मिलाना। जो भी डिसेबल व्यक्ति है उसके साथ भी आप हाथ मिलाएं, अगर वो आपके साथ है तो आप भी उसके साथ हाथ मिलाएं। और अपनी तथा अपने साथ वाले व्यक्ति की पहचान दिव्यांग को कराना। मान लो आप अपने दोस्त के साथ किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, आपके साथ आपका एक दोस्त और है और तीसरा जो दोस्त है वो दिव्यांग है, तो आपको क्या करना है, आपके साथ जो आया हुआ है उसका इंट्रोडक्शन आपको उस दिव्यांग को भी देना है ताकि वो उसको भी समझने में आसानी हो कि आपके साथ कौन आया है। और व्हील चेयर पर जो व्हील चेयर होती है यानी कि जिस पर बैठकर जो मतलब डिसेबल व्यक्ति होते हैं उनको ले जाया जाता है, व्हील चेयर जो होती है उसके ऊपर खड़े होकर आप झुके ना। ठीक है, मतलब एक अपने तरीके से रहें। और जो व्हील चेयर होती है उसका सम्मान करें, उसके ऊपर झुके ना उसके ऊपर चढ़ के। और अगर किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता, मान लो किसी के साथ ऐसी डिसेबिलिटी है, मान लो सुनने से जुड़ी हुई हियरिंग डिसेबिलिटी है जिसको सुनाई नहीं देता, तो आप उनसे धीरे धीरे बात करें। ठीक है, इस तरीके से बात करें कि उनको समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल के चले गए और उनको समझ में नहीं आया, बाद में उनको बुरा महसूस हो। तो आपको अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति है आपके साथ तो आप उसके साथ धीरे धीरे बात करें। और इसमें क्या हो सकता है ये देखते हैं। एक तो है पीठ या कंधा थपथपा के दया ना दिखाएं। वो जो डिसेबल लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको भी ये अंदर से लगता है कि हम भी नॉर्मल लोगों की तरह ही हैं। मतलब आप उनको ऐसा फील कराओ कि वो भी हम सब की तरह ही हैं। आप उनकी पीठ थपथपा के दया न उनके ऊपर दया मत दिखाओ कि यार आपका पैर होता तो आप भी ये कर लेते, अगर आपकी आंखें आज होती तो आप ये कर लेते। तो ये सब बुरी बात है, मतलब ऐसा आपको नहीं करना। जैसा उसको कुदरत ने बनाया है उसको वैसा ही हमें एक्सेप्ट करना है समाज को। ठीक है, तो उनकी पीठ थपथपा के या कंधा थपथपा के उन पर दया मत दिखाओ, उनको ये महसूस करवाओ कि वो भी नॉर्मल की तरह है, क्योंकि वो भी मोटिवेटेड रहे अंदर से, उनका भी मतलब कुछ ना कुछ जज्बा हो कि वो जिंदगी अच्छे से जिए। ठीक है, उनको हम दया नहीं दिखा सकते ऐसे पीठ थपथपा के, उनको हम समाज से अलग ना देखें, समाज का हिस्सा ही माने। और अगर किसी को बोलने में कठिनाई होती है, मान लो कोई अक्षम व्यक्ति है, कोई डिसेबल व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है और उसको अगर बोलने में कठिनाई होती है, तो आप ये मत कहो उसको कि जल्दी जल्दी बोलो। आप उसकी बात को ध्यान से सुनो, धीरे धीरे सुनो, उसकी बात को समझने का प्रयास करो। अगर आप ऐसा करोगे तो उसको भी समझ में, मतलब उसको आपसे बात करके काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ये समझ पाएगा कि उसकी जो समस्या है वो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसा ना होकर सामने वाला कोई बोल नहीं पाता ढंग से, किसी को प्रॉब्लम है, कोई डिसेबल व्यक्ति है अगर, ठीक है, स्पीकिंग में उसको डिसेबिलिटी है, तो आप उसकी बात ही ना सुनो, तो ऐसे में उसको बुरा लगेगा। तो हमारा शिष्टाचार क्या बनता है कि हम सामने वाले की बात को ध्यान पूर्वक काफी अच्छे से सुने। अगला है ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी से दिव्यांग व्यक्ति का इंट्रोडक्शन करवाएं। ठीक है, जितना भी मतलब जो अगर आपका एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और आपके साथ कोई एक दिव्यांग व्यक्ति भी है, तो आप उस दिव्यांग व्यक्ति की आइडेंटिटी सबको बताइए। आप उनका इंट्रो, अगर मान लो किसी दिव्यांग व्यक्ति का नाम राहुल है,
तो आप उस राहुल को सबसे इंट्रोडक्शन करवाओ, सबको आपको बताना है कि ये राहुल है, ठीक है, और उसके बारे में आप अपने पूरे ग्रुप को बताओ ताकि उस दिव्यांग व्यक्ति को भी अच्छा लगे। अगला टॉपिक है हमारा दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए रणनीतियां। क्या वो स्ट्रेटजीज हैं जो हमें मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज जिससे हम जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चीजें ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो ये हम देखेंगे। तो ये टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है, वैसे समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो जैसे कि दिव्यांग बच्चे जो होते हैं आपको बताएं उनको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्योंकि वो नॉर्मल से उन पे थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है, सॉरी, जो एक नॉर्मल स्पोर्ट्स प्लेयर होता है उसको तो जल्दी सीखने में आ जाता है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चा होता है उसके साथ जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत ज्यादा होती है। और इसलिए उनके लिए जो भी हम ऐसा प्रोग्राम तैयार करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि खेल के नियम, खेल के नियम में क्या लिखना है अभी आपको बताऊंगा। दूसरा है देखभाल, तीसरा पॉइंट है मेडिकल जांच उनकी, और है खेल उपकरण जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, और बेस्ट ट्रेनर। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए अब इनको एक एक करके हम इन रणनीतियों को पढ़ते हैं, स्ट्रेटजीज को। सबसे पहली जो हमारी रणनीति है वो है खेल के नियम। देखो दिव्यांग बच्चों को जो है, दिव्यांग बच्चों के लिए खेल के नियम आसान होने चाहिए थोड़े से, ठीक है, और हर दिव्यांग बच्चा उस खेल को ताकि अच्छे से खेल पाए। और अगर धीरे धीरे बच्चा खेलना सीख जाए तो आप नियमों में फिर सुधार करके नियमों को थोड़ा सा कठोर कर सकते हैं। मतलब शुरू में जब वो खेले तो उसके लिए नियम आसान होने चाहिए क्योंकि वो भी इससे फिर वो मतलब भागीदारी या मतलब वो हिस्सेदारी ले पाएगा खेल में, ठीक है। और अगला है देखभाल। उनके लिए देखभाल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम करवाते हैं किसी डिसेबल व्यक्ति को तो हमें उनकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। किसी बच्चे को कोई चोट ना पहुंच जाए तो इसके लिए जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वो हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर मान लो खेल खेलते हुए किसी डिसेबल पर्सन को चोट लग जाए तो उनका फिर उपचार वहीं पे किया जा सके, ट्रीटमेंट जो भी है। तीसरा जो पॉइंट है, जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो मेडिकल जांच, ठीक है। तो किसी भी दिव्यांग बच्चे को कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आपको करवानी है तो उससे पहले उसकी बॉडी की एक अच्छी से जांच करवानी चाहिए ताकि उस बच्चे को खेल खेलते समय किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर वो बॉडी से फिट है अंदर से तभी उसको खेल में खेलने दिया जाए, ठीक है। अगर कोई इसको प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है तो उसको आप जबरदस्ती मत खिलाओ, ठीक है। चौथा पॉइंट है खेल उपकरण, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका जो भी खेल होगा, ठीक है, उनको खिलाते समय उनके जो खेल के उपकरण होंगे, जो इक्विपमेंट्स होंगे, उनकी जरूरत वैसी ही होनी चाहिए कि जैसा मतलब उपकरण का रंग है, ठीक है, उनकी जरूरत के अनुसार। मान लो अगर कोई डिसेबल व्यक्ति है उसको किसी विशेष रंग से खेलना पसंद है और मतलब उनको अगर ज्यादा भार नहीं उठाया जा सकता या उनको कम भार उठाना अच्छा लगता है तो आपका जो भी मतलब इक्विपमेंट होगा, जो भी खेल का सामान है, चाहे वो बैट हो, बॉल हो, फुटबॉल हो, उसका रंग जो होगा, उसका कलर होगा, जो उसका वेट होगा और जो उसकी शेप होगी वो उसी के प्रकार से होनी चाहिए जैसी उसको चाहिए, ठीक है। तो उसकी जरूरत के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। पांचवा और इंपॉर्टेंट है बेस्ट ट्रेनर। देखिए जो ट्रेनर होता है, प्रशिक्षक होता है, वही सबसे मेन होता है क्योंकि वही उसको खेलना सिखाएगा। तो जो भी ट्रेनर होगा दिव्यांग बच्चों की शारीरिक शिक्षा करवाने के लिए, जो भी शारीरिक क्रियाएं एक्टिविटीज करवाने के लिए जो भी ट्रेनर होगा वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेनर के अंदर जो है दिव्यांग बच्चों को सिखाने की काबिलियत होनी चाहिए। देखो ट्रेनिंग देना आसान है, ट्रेनर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक बेस्ट ट्रेनर वही है जो दिव्यांग बच्चों को भी खेलना सिखा दे, ठीक है। तो दिव्यांग बच्चों को जो है खेलना सिखा पाए ऐसा ट्रेनर होना चाहिए ताकि बच्चे उसकी बात को अच्छे से समझें और खेलना सीख जाएं। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। जो हमारी ई बुक है अभी वो बन रही है, जब आएगी आपको बता दूंगा मैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।